कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने आपको आरओई, आरओसी, आरओए और आरओआईसी के बारे में बताया था। तो इस लेक्चर में हम आपको दो और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियोज बताने जा रहे हैं, जो कि हैं डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये रेशियोज आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर देखने चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत बड़ी गलती करने से रोक सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल यानी पैसे की जरूरत होती है। अब कई बार कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कि लॉस मेकिंग होती हैं, या फिर उनका बहुत ही कम प्रॉफिट हो रहा होता है, जिस वजह से कंपनी कई बार इतना भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती जो कि बिजनेस में री इन्वेस्ट किया जा सके ताकि बिजनेस और भी ग्रो हो। तो ऐसे केस में कंपनी को बाहर से फंडिंग यानी कैपिटल रेज करनी पड़ती है। अब जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि कैपिटल दो तरह की होती है, एक होती है डेट कैपिटल और दूसरी होती है इक्विटी कैपिटल। तो अगर कंपनी इक्विटी कैपिटल रेज करती है तो उसे इन्वेस्टर्स को शेयर्स देने पड़ेंगे, और जब कंपनी अपने शेयर्स किसी को देगी तो इससे कंपनी के जो प्रमोटर्स यानी उसके जो ओनर्स है ना, उनकी उस कंपनी में होल्डिंग यानी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। तो अगर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम होगी तो जब कंपनी को प्रॉफिट होने लगेगा, तब क्योंकि उनकी हिस्सेदारी कम है तो उन्हें कम प्रॉफिट होगा, जो कि वो कभी नहीं चाहेंगे। तो अगर कंपनी के प्रमोटर्स को ये भरोसा है कि वो डेट यानी लोन लेकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और उससे उन्हें जो प्रॉफिट होगा उस पैसे से वो अपना लोन वापस कर सकते हैं और उसका इंटरेस्ट पे बैक कर सकते हैं, तो ज्यादातर केस में कंपनी डेट ऑप्शन को ही चूज करेगी। इस डेट को लेवरेज भी कहा जाता है, यानी कंपनी बहुत सारे केसेस में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए डेट भी लेती है। तो अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को डेट लेकर एक्सपेंड कर रही है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि कंपनी ने जो डेट यानी कर्ज लिया है वो उस कंपनी के हिसाब से ठीक है या फिर नहीं। तो इसको चेक करने का एक तरीका है और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो या लेवरेज रेशियो से हमें यह पता चलता है कि कंपनी की बैलेंस शीट में उसकी इक्विटी कैपिटल के कंपैरिजन में टोटल कितना डेट है। अगर कंपनी ने अपनी इक्विटी कैपिटल से ज्यादा डेट लिया है तो ये रेशियो 1 से ज्यादा होगा, और अगर कंपनी का डेट उसकी इक्विटी कैपिटल से कम है तो ये रेशियो 1 से कम रहता है। यानी अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब उसके ऊपर अपनी इक्विटी कैपिटल से ज्यादा डेट है, और अगर किसी कंपनी का डेट उसकी इक्विटी से ज्यादा होता है तो इससे रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर किसी वजह से कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है तो इस केस में कंपनी अपनी पूरी इक्विटी कैपिटल देने के बाद भी अपना डेट नहीं चुका पाएगी। इसलिए नॉर्मली, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मली आपको ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो। और अगर आपको मेरी तरह लोन से डर लगता है तब तो आपको ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम हो। 0.5 से कम की वैल्यू को एक कंफर्टेबल डेट टू इक्विटी रेशियो मानते हैं, और इसका मतलब यह है कि कंपनी का डेट उसकी इक्विटी कैपिटल के आधे से कम है। तो सीधी सी बात है, जिस कंपनी का डेट जितना कम होगा उतना बेटर है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी जितना कम है उतना बेटर है। तो अब अगर आप किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंपनी के टोटल डेट को उसकी इक्विटी कैपिटल से डिवाइड करना होगा। अब ये जो टोटल डेट है ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज हैं और जो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, इन दोनों को ऐड करना होता है। करंट लायबिलिटीज में वो डेट आती है जिनकी जो मैच्योरिटी है वो 1 साल से पहले है, यानी ऐसी डेट जो कंपनी को 12 महीने के अंदर चुकानी है। और नॉन करंट लायबिलिटीज में ऐसी डेट आती है जो कि लॉन्ग टर्म की होती है और जिसकी मैच्योरिटी 12 महीने के बाद की होती है। तो अभी आपको स्क्रीन पर डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला नजर आ रहा है। इसमें जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि आप ध्यान से सीख रहे हैं। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो पहले दोबारा जाकर पिछला लेक्चर देखो, फिर इस लेक्चर को देखना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप आगे के लेक्चर सीखते जाएं और पिछला वाला भूलते जाएं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि शेयर होल्डर इक्विटी को कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको पता है। तो अब जानते हैं कि शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट और अदर फिक्स्ड पेमेंट्स आपको कहां देखने को मिलेगी। तो इसके लिए वापस आपको स्क्रीनर की वेबसाइट में जाना होगा, और यहां पर जाने के बाद आपको जिस स्टॉक की डिटेल देखनी है उसका नाम सर्च करना होगा। इसके बाद आपको बैलेंस शीट में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको जो ये बोरोइंग्स का ऑप्शन नजर आ रहा है ना, आपने इस पर क्लिक करना है।
अब ये जो बोरोइंग्स है और डेट है वो एक ही होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और अदर बोरोइंग्स देखने को मिलेगी। अब फॉर्मूला के हिसाब से तो इसे ऐड करना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बोरोइंग्स दिखाई दे रही हैं इसमें ऑलरेडी सब कुछ ऐड है। तो आपको जस्ट जो बोरोइंग का नंबर है उसको न्यूमरेटर में डाल देना है और शेयर होल्डर इक्विटी को डिनोमिनेटर में डाल देना है, और ऐसे आप डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी लेक्चर में आगे मैं आपको एक दो स्टॉक का डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि मैंने आपको बताया है कि डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो तो बेटर है। वहां पर आपको ध्यान होगा, मैंने दोबारा कहा था कि रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मली। तो ये जो रूल है ये जनरली समझाने के लिए तो अच्छा है और ज्यादातर इंडस्ट्री में अप्लाई भी होता है, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी इंडस्ट्री या सेक्टर हो जिसमें सभी कंपनीज का डेट हाई हो सकता है कि वो बिजनेस ऐसा है जिसको बिना कर्ज लिए कंपनी स्टार्ट ही नहीं कर सकती। जैसे अगर किसी कंपनी को डैम बनाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो उसको इस केस में कर्ज लेना ही पड़ेगा, और ज्यादातर केस में उस सेक्टर की सभी कंपनीज का डेट 1 से ज्यादा ही होगा। तो ऐसे केस में अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को उस सेक्टर की जो अदर कंपनीज हैं उनके डेट टू इक्विटी रेशियो से कंपेयर करके देखना चाहिए कि उसने जो डेट लिया है वो सही है या नहीं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर कर दूं कि डेट टू इक्विटी रेशियो का एक एक्सेप्शन भी है, और वो ये है कि इसको आप बैंकिंग, एनबीएफसी या बाकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज होती है ना उनमें यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो बैंक के लिए लोन है, लेकिन उस पैसे को ही बैंक दूसरे लोगों को लोन में देकर प्रॉफिट कमाता है। तो क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल अलग होता है, इसलिए आप बैंक्स और सिमिलर जो बिजनेस होते हैं उनमें डेट टू इक्विटी रेशियो का यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है और इसका यूज कहां पर नहीं करना है। तो अब हम कुछ स्टॉक मार्केट की लिस्टेड कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस का डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी डिटेल्स देखने के लिए आपको स्क्रीनर की वेबसाइट में टीसीएस लिखकर सर्च करना होगा। उसके बाद आपको बैलेंस शीट में जाना होगा और यहाँ पर आपको टीसीएस की बोरोइंग्स दिखाई दे रही है जो कि है 7,688 करोड़, यानी टीसीएस के ऊपर इतना डेट है। अब जो शेयर होल्डर इक्विटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको बताया था कि आपको शेयर कैपिटल और टोटल रिजर्व्स को ऐड करना होता है। तो 366 करोड़ और 90,058 करोड़ को ऐड करें तो शेयर होल्डर इक्विटी निकल कर आता है 90,424 करोड़। अब डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने के लिए आपको टोटल डेट को शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करना होगा, तो ये निकल कर आता है 0.08, जो कि 0.5 से बहुत कम है। तो ये एक कंफर्टेबल डेट टू इक्विटी रेशियो है, इवन क्योंकि ये टीसीएस के 1 ईयर के प्रॉफिट से भी कम है, तो आप टीसीएस को ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी कंसीडर कर सकते हैं। यानी अगर कोई कंपनी अपने कर्ज को अपने सिर्फ 1 साल के प्रॉफिट से चुका सकती है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि वो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अब हमने आपको आईटी सेक्टर के एक स्टॉक का डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करके दिखा दिया है। तो इसी सेक्टर में एक दूसरा स्टॉक है इन्फोसिस, उसका डेट टू इक्विटी रेशियो आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक कंपनी टाटा मोटर्स का डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ये एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, यानी इस बिजनेस को करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। तो इसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीनर की वेबसाइट में देख सकते हैं। तो इसकी बोरोइंग्स यानी इसका जो डेट है वो 1,46,449 है और शेयर होल्डर इक्विटी 766 प्लस इसमें रिजर्व्स को भी ऐड कर दिया जाता है, यानी 43,795 करोड़ इज इक्वल टू 44,561 करोड़। तो इस हिसाब से इसका डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आता है 3.2 का, जो कि 1 से बहुत ज्यादा है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि इसके ऊपर अपनी इक्विटी से 3.2 टाइम्स ज्यादा डेट है। तो सोचिए ये कितना ज्यादा रिस्की बिजनेस है। और अगर आप इसके डेट को इस सेक्टर की अदर कंपनीज से कंपेयर करके भी देखेंगे तो भी इसका डेट ज्यादा ही है। क्लियर कर दूं कि ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सब कुछ हम आपको सिखाने के पर्पस से बता रहे हैं ताकि आपको सब कुछ इजीली समझ आ सके। अब जब आप ये सब कुछ कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, आई एम श्योर आप सीख चुके हैं, तो अब मैं आपको बता सकता हूं कि ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आप स्क्रीनर की वेबसाइट में जाओ,
कंपनी का नाम सर्च करो, उसके बाद डेट टू इक्विटी लिखकर आप यहाँ पर सर्च करोगे तो ये डेटा आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको जिस भी कंपनी का डेट टू इक्विटी देखना है, आपको जस्ट उसका नाम सर्च करना है और आपको उसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये रोज रोज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए ये सब कुछ सीखना भी जरूरी है। और अगर मैं आपको पहले ही बता देता कि आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है तो शायद आप इतने ध्यान से इसे नहीं सीखते, इसलिए मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। तो अब आपको ये समझ आ गया है कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, ये कितना होना चाहिए, इसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, क्यों आपको हर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखना ही चाहिए। इवन मैं पर्सनली खुद किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूं अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा होता है, क्योंकि मुझे डेट वाले बिजनेस से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो आपको पता ही होगा कि 2002 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मालिक थे धीरूभाई अंबानी, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद रिलायंस दोनों भाई अनिल और मुकेश में इक्वली डिवाइड हो गई। तो जब ये कंपनी दोनों भाई में इक्वली डिवाइड हुई थी ना, तो उस टाइम पर अनिल अंबानी $42 बिलियन के साथ वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन थे। अब जब बिजनेस सेपरेट हो गया, उसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशन नाम की जो कंपनी थी, जिसे आरकॉम के नाम से भी जाना जाता है, वो अनिल अंबानी के पास चली गई। उन्होंने इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन ये कंपनी कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई। उसके बाद उन्होंने एक साउथ अफ्रीकन कंपनी MTN के साथ भी आरकॉम के बिजनेस को मर्ज करने का डिसीजन लिया, लेकिन वो भी फेल हो गया। अब क्योंकि इस कंपनी में पैसा लगता जा रहा था, कोई प्रॉफिट आ नहीं रहा था, तो कंपनी का डेट बढ़ने लगा। अब क्योंकि आर कम्युनिकेशन का डेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था और इसी टाइम पर मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च कर दिया, तो ऐसे में अनिल अंबानी को आर कम्युनिकेशन को बंद करना पड़ा। अब आरकॉम कंपनी तो बंद हो गई, लेकिन उन्होंने उस कंपनी को चलाने के लिए 3 चाइनीज बैंक से लोन लिया था, जो कि वो कभी रीपे नहीं कर पाए। उन्होंने एक स्वीडिश कंपनी से भी $80 मिलियन का लोन लिया था, वो भी वो कभी चुका नहीं पाए। अगर मुकेश अंबानी ने ये डेट क्लियर नहीं किया होता तो अनिल अंबानी बहुत ज्यादा चांसेस थे कि आज जेल में होते। तो सोचो, अगर आपने इस बिजनेस में पैसा लगाया होता तो आपका पैसा भी डूब गया होता। ऐसी ही एक और कंपनी है रिलायंस पावर, जिसकी जब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई थी तो वो उस टाइम की सबसे बड़ी लिस्टिंग थी, बट हाई डेट की वजह से वो स्टॉक भी कभी नहीं चला। इवन ये स्टॉक अपनी लिस्टिंग के बाद कभी भी अपनी लिस्टिंग प्राइस को छू ही नहीं पाया। यानी जिस भी व्यक्ति ने रिलायंस पावर के स्टॉक में पैसा लगाया है, उन सब का पैसा डूबा है। इवन 2020 में अनिल अंबानी ने बैंक्रप्सी फाइल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी नेटवर्थ जीरो है। तो सोच कर देखो, जो व्यक्ति 2008 में वर्ल्ड का 6th रिचेस्ट पर्सन था, वो 2020 में बैंक्रप्ट हो चुका है। इसलिए सोच समझकर डेट वाली कंपनी में इन्वेस्ट करें। अगर कोई बहुत बड़ा रीजन ना हो तो जिस कंपनी के ऊपर डेट है उसमें इन्वेस्ट ना ही करें तो ये बेटर है। वैसे इस लर्निंग को आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कीजिए और कभी भी जरूरत से ज्यादा डेट मत लीजिएगा। तो अब आपको समझ आ चुका है कि आपको ऐसी कंपनीज को जनरली अवॉइड करना चाहिए जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा हो। तो अब आपको डेट टू इक्विटी रेशियो तो क्लियर हो चुका है। अब जानते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि कंपनी की हर साल की अर्निंग्स उसके इंटरेस्ट को कवर कर सकती है या फिर नहीं। सिंपल भाषा में कहूं तो कंपनी हर साल के प्रॉफिट से अपनी EMI चुका सकती है या फिर नहीं। इसे कैलकुलेट करने के लिए कंपनी के एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट से डिवाइड किया जाता है। ये रेशियो भी आप स्क्रीनर की वेबसाइट में ऐड करके देख सकते हैं। हमने आपको बताया है कि डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है। इसका उल्टा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा हो उतना बेटर है। और अगर किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 से कम होता है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने प्रॉफिट से अपने क्रेडिटर का पैसा वापस ही नहीं कर पाएगी। तो ये रेशियो कम से कम 2.5 से ज्यादा ही होना चाहिए। और अगर किसी कंपनी का ये रेशियो 2.5 से कम है तो उसे अवॉइड करना ही बेटर है, क्योंकि जो कंपनी अपने प्रॉफिट से इंटरेस्ट नहीं चुका पा रही है वो आपको क्या प्रॉफिट कमा के देगी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का यूज ज्यादातर बैंक्स करते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या एक कंपनी उसके दिए हुए लोन को वापस कर सकती है या फिर नहीं। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को स्क्रीनर की वेबसाइट में देख सकते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को कैलकुलेट करना सीख भी लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का एबिट 1 साल के लिए आया है 1 लाख रुपीज। अब ये जो कंपनी है ना, ये हर महीने 1000 रुपए की EMI बैंक को पे करती है। इसका मतलब है उसका साल का इंटरेस्ट कॉस्ट है 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12,000 रुपीज। अब अगर इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखें तो वो होगा
1 लाख डिवाइडेड बाय 12,000 इज इक्वल टू 8.3। यानी अभी जो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 8.3 का, इससे हमें पता चलता है कि कंपनी अच्छी पोजीशन में है अपनी डेट लायबिलिटी को चुकाने के लिए। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका डेट ज्यादा है तो उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जरूर देखें। अगर वो 2.5 से कम हो तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचें, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो तो उसमें ना ही इन्वेस्ट करें तो वही बेटर है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।